अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे दूसरी स्लाइड के तथ्यों पर आते हैं, वैश्विक संगठन और हमारी जनसांख्यिकी पर। तो पीडीएस में सबसे पहले ब्रिक्स का जिक्र है। हाँ, इसमें बताया गया है कि ब्रिक्स में अब 10 सदस्य हैं। लेकिन यहाँ एक पेज है, सऊदी अरब ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। बिल्कुल, और इसमें एक और फैक्ट है कि इंडोनेशिया 2025 में इसका 10वां सदस्य बना है। देखिए, ये जो वैश्विक संगठन है ना, ये सब संसाधनों और आबादी को मैनेज करने के लिए ही बनते हैं। और जब आबादी की बात आती है तो हमारी इसी स्लाइड में यूपी की जनसंख्या का बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। हाँ, सबसे कम जनसंख्या महोबा जिले की है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वो प्रयागराज की है। मतलब एक ही राज्य में कितना बड़ा अंतर है, ये एक प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। खैर, इसी के साथ इतिहास की एक झलक भी है। हाँ, सिकंदर लोधी के बारे में पीडीएफ में लिखा है कि सिकंदर लोधी ने गंगा और यमुना नदियों में स्नान करने पर रोक लगा दी थी। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उसने मुहर्रम में ताजिया निकालने पर भी पाबंदी लगा दी थी। ये सब जनता पर नियंत्रण बनाने का तरीका था। और देखिए विडंबना, उसी गंगा नदी के किनारे आज बुलंदशहर में नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र खड़ा है। मतलब जो नदी कभी पाबंदियों में थी, आज वो विज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। हाँ, परमाणु रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए उसी गंगा का पानी इस्तेमाल होता है। ये समय का बदलाव है। क्या बात है। अच्छा, आगे लोकसभा के गठन की बात है। 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ और इसका पहला सत्र उसी साल मई में शुरू हुआ था। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मतलब एक ही स्लाइड में इतिहास, परमाणु विज्ञान और संसद, इन्हें एक साथ कैसे याद रखा जाए? देखिए, इसे ऐसे जोड़िए कि देश आजाद हुआ तो 1952 में संसद बनी, फिर संसद ने नीतियां बनाई जिससे नरोरा जैसे आधुनिक संयंत्र लगे। हाँ, ये लॉजिक सही है। तो इसी से बढ़ते हैं तीसरी और चौथी स्लाइड पर। यहाँ सरकारी योजनाओं और संसद की व्यवस्था का जिक्र है। 2019 की दो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इसमें। पहली है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ये असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है और 60 साल की उम्र के बाद इसमें 3000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। बिल्कुल। और दूसरी योजना है पीएम कर्म योगी मानधन। हाँ, ये छोटे दुकानदारों के लिए है। सही कहा। और इसकी भी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष ही है। मतलब दोनों का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा देना है। बिल्कुल। अब ये योजनाएं बनती कहाँ हैं? संसद में, और संसद चलती है अनुच्छेदों से। तो अनुच्छेद 88 का जिक्र है यहाँ। महान न्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का अधिकार है। ये बहुत दिलचस्प है। वो सरकार का वकील होता है, संसद का सदस्य नहीं, फिर भी बोल सकता है। हाँ, और वो निजी केस भी लड़ सकता है, बस सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए वो केस। और इसके अलावा अनुच्छेद 93 है जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। हाँ, पीडीएफ के अनुसार मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष थीं, सुमित्रा महाजन दूसरी और वर्तमान में ओम बिरला हैं। और अनुच्छेद 85 संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान और विघटन के बारे में है। इसके साथ ही अनुच्छेद 97 वेतन के लिए है और 95 उपाध्यक्ष की शक्तियों के लिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 98, ये संसद के सचिवालय के बारे में है। हाँ, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है और मजेदार बात यह है कि इसका दर्जा कैबिनेट सचिव के समान होता है। बिल्कुल। पहले महासचिव एमएन कौल थे और पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। ये तो हो गया संसद का ढांचा। अब एक मजेदार चीज है पीडीएफ में, कंप्यूटर से जुड़ा एक सवाल है। मैं इसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछती हूँ। हाँ, बिल्कुल पूछिए। तो सुनने वालों, अगर सवाल आए कि इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट, तो क्या जवाब देंगे? बहुत बेसिक लेकिन जरूरी सवाल है। चलिए मैं ही स्रोत से पढ़कर बताती हूँ। इनपुट डिवाइस वो हैं जैसे कीबोर्ड, और हाँ, कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन स्पेस बार होता है। इसके अलावा माउस, स्कैनर और लाइट पेन भी इनपुट हैं। और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर आते हैं। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं 5वीं और 6ठी स्लाइड पर। यहाँ आधुनिक ढांचे से मुड़कर सीधे मध्यकालीन इतिहास पर आ गए हैं हम। मुगल और अफगान काल। बाबर के बारे में लिखा है, वो चगताई तुर्क था। हाँ, पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज। लेकिन सबसे दिलचस्प शख्सियत मुझे शेरशाह सूरी लगती है। बिल्कुल, वो अफगान वंश का था और उसका मूल नाम फरीद खान था। उसने बहुत काम किए। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, पुराना किले कोहना बनवाया। और चांदी का रुपया भी उसी ने शुरू किया था। उसका मकबरा सासाराम में है। अब उसके युद्धों की बात करें तो 1530 में चुनार का युद्ध हुआ, फिर 1539 में
चौसा का युद्ध, जहां उसने हुमायूं को हराया। और फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये बहुत नाटकीय था। अरे हाँ, वो निजाम भिश्ती वाला किस्सा। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ा था और निजाम भिश्ती ने उसे डूबने से बचाया था। सोचिए, अगर वो भिश्ती हुमायूं को नहीं बचाता तो इतिहास कुछ और ही होता। और फिर 1545 में कालिंजर अभियान में एक बारूद विस्फोट से शेरशाह की मौत हो गई। हाँ, इसके बाद पीडीएफ में बक्सर के युद्ध का भी जिक्र है, जो 1764 में हुआ था। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतिहास की इन लड़ाइयों के बीच में कला और वास्तुकला की बात है, तबला वादकों का जिक्र है। जाकिर हुसैन साहब। हाँ, स्रोत के अनुसार उन्हें 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिला और उनके पास 5 ग्रैमी अवार्ड्स भी हैं। उनके अलावा किशन महाराज और अल्लाह रखा खान भी प्रमुख तबला वादक हैं। फिर अकबर के निर्माण कार्यों की बात है। उसने 1601 में गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था। हाँ, और फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, जोधाबाई महल और दीवाने आम भी बनवाया। लेकिन यहाँ एक नोट करने वाली बात है, आगरा का किला और नई दिल्ली के निर्माण में उसका कोई हाथ नहीं था। ये बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है। अच्छा, अब मैं फिर से एक MCQ फॉर्मेट में सवाल पूछता हूँ। सुनने वालों, बताइए कि मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्या बात है, भारत के इतिहास से सीधे दुनिया की जनजातियों पर आ गए। हाँ, PDF का फ्लो ही ऐसा है। तो मसाई जनजाति का उत्तर है केन्या और तंजानिया। ये भारत में नहीं पाई जाती। इसके अलावा और भी जनजातियां हैं, जैसे एस्किमो कनाडा में, पिग्मी अफ्रीका में और बुशमैन बोत्सवाना या कालाहारी के इलाके में। बिल्कुल। अब 7वीं और 8वीं स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ भारत का भूगोल, बंदरगाह और हवाओं की बात है। हाँ, बंदरगाहों का मिलान दिया गया है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में, कांडला गुजरात में, नाहवा शेवा महाराष्ट्र में है, मुर्मुगांव गोवा में और पारादीप ओडिशा में है, और हल्दिया पश्चिम बंगाल में और तूतीकोरिन तमिलनाडु में। इसके बाद खनिजों की बात आती है। हाँ, हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना से मिलता है, जिप्सम राजस्थान से और सोना कर्नाटक से। तांबा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह से मिलता है और यूरेनियम झारखंड से। और PDF में एक नोट भी है कि प्लैटिनम, पैलेडियम, सोना, चांदी और हीरा बहुमूल्य खनिज माने जाते हैं। अब जमीन से उठकर हवाओं की बात करते हैं। स्थानीय तूफान और पवनें। हाँ, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में चलती है, और लू तो हम सब जानते हैं, उत्तर भारत में चलती है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प हवा है, मंजरी वर्षा, जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। अरे हाँ, ये केरल और कर्नाटक में चलती है। ये कॉफी के फूलों के खिलने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब संस्कृति की ओर आए तो सर्वोच्च नृत्य पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और काम 1953 से शुरू हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके पहले अध्यक्ष PV राजमन्नार थे। असम का एक नृत्य भी मेंशन है इसमें, बुगरुम्बा नृत्य। हाँ, और इसके बाद भोजपुरी भाषा का जो जिक्र है वो तो बहुत ही कमाल का है। बिल्कुल, पूर्वी यूपी की भाषा मॉरिशस, नेपाल, फिजी और त्रिनिदाद तक बोली जाती है। और विश्व भोजपुरी दिवस 24 जून को मनाया जाता है, जो कबीर जयंती का दिन है। और भिकारी ठाकुर का नाटक विदेशिया भी बहुत मशहूर है। देखिए, यही सांस्कृतिक विविधता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कैसे एक स्थानीय भाषा गिरमिटिया मजदूरों के जरिए दुनिया भर में फैल गई और वैश्विक बन गई। सच में। अब 9वीं और 10वीं स्लाइड पर आते हैं। यहाँ यूपी की शिक्षा, खेल के उपनाम और कुछ क्रांतियां हैं। तो यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। हाँ, ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए है और इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसके बाद खिलाड़ियों के उपनाम दिए गए हैं। ये बहुत मजेदार हिस्सा है। हाँ, कैप्टन कूल या थाला MS धोनी को कहते हैं। पयोली एक्सप्रेस या उड़न परी PT उषा का नाम है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं, जो गोल्फर जीव मिल्खा सिंह के पिता थे। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास है। मास्टर ब्लास्टर्स सचिन तेंदुलकर, हरियाणा हरिकेन कपिल देव और चीकू विराट कोहली का उपनाम है। इसके बाद नीति आयोग का जिक्र है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह इसे बनाया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में सुमन बेरी हैं। इसकी CEO निधि छिब्बर हैं। अब कृषि क्रांतियों की बात करते हैं। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, सदाबहार या हरित क्रांति। भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन थे, जिन्हें 2024 में भारत रत्न भी मिला। और वैश्विक स्तर पर इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। लेकिन ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया था?
ये विलियम गॉड ने दिया था और इससे सबसे ज्यादा लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी को ही मिला, खासकर गेहूं और चावल की खेती में। इसके अलावा पीली क्रांति साम पित्रोदा से जुड़ी है, जो तिलहन और सरसों के लिए थी। और श्वेत क्रांति, ये ऑपरेशन फ्लड है, जिसे वर्गीज कुरियन ने 13 जनवरी 1970 को शुरू किया था। बिल्कुल, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पीडीएफ में और भी हैं। नीली क्रांति मछली के लिए, लाल क्रांति मांस या टमाटर के लिए और धूसर क्रांति उर्वरक के लिए है। अब एक क्लैरिफिकेशन यहाँ बहुत जरूरी है, जो स्रोत में साफ साफ दिया गया है। हाँ, गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लेकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण आवास योजनाएं गरीबी उन्मूलन के लिए हैं। लेकिन जो नमामि गंगे अभियान है, जो जून 2014 में शुरू हुआ, वो गंगा को स्वच्छ बनाने का अभियान है। बिल्कुल, वो कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। ये अंतर समझना जरूरी है। चलिए अब 11वीं और 12वीं स्लाइड की तरफ एक तार्किक छलांग लगाते हैं, खेती से सीधे ई कॉमर्स और विज्ञान की दुनिया में। ई कॉमर्स में B2B और B2C का जिक्र है। हाँ, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके बाद कुछ स्मारकों का मिलान है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली में, हवा महल राजस्थान में और लक्ष्मी विलास महल गुजरात में है। अब भौतिकी यानी फिजिक्स पर आते हैं। गतियों के प्रकार दिए गए हैं। जैसे पंखे के ब्लेड का घूमना घूर्णन गति है, घड़ी की सुई की गति आवर्त है, गिरती हुई गेंद स्थानांतरीय गति है। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है, पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो वृत्तीय या सर्कुलर गति है, दोलन यानी ऑसिलेटरी नहीं। हाँ, क्योंकि दोलन गति में चीजें आगे पीछे होती हैं, जबकि पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है। और एक फैक्ट तापमान का है, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल समान होते हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो अगर बच्चों के दांत नहीं आ रहे तो उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन डी दिया जाता है। अब विज्ञान से धर्म और वाद्य यंत्रों की ओर मुड़ते हैं। ईसाई धर्म का त्योहार ईस्टर है, सिखों का बैसाखी, बौद्धों का बुद्ध पूर्णिमा और जैन धर्म का पर्युषण पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और नवरोज पारसियों का त्योहार है, जिसे भारत में बलबन ने शुरू किया था। वाद्य यंत्रों की बात करें तो संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा जुड़े हैं, सितार से अनुष्का शर्मा और पंडित रविशंकर, शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सारंगी से उस्ताद बिंदा खां जुड़े हैं। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी दी है पीडीएफ में। अरे हाँ, ट्रिक है 100 रंग की बिंदी, मतलब सारंगी और बिंदा। बहुत सही है ये। इसके बाद अनुसंधान विधियां यानी रिसर्च मेथड्स का टॉपिक है। हाँ, 2 तरह के अनुसंधान हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब संख्या आधारित, जैसे कितने छात्र पास हुए, और गुणात्मक मतलब गुणवत्ता या विचार आधारित, जैसे परीक्षा का कौन सा हिस्सा मुश्किल लगा। अगर मैं इसका एक रियल लाइफ मजेदार उदाहरण दूं, मान लीजिए हमने पूछा कि आपने एक दिन में कितने समोसे खाए, तो जवाब होगा 4। ये मात्रात्मक है। लेकिन अगर पूछें कि समोसे का स्वाद कैसा था, तो जवाब होगा बहुत तीखा था। ये गुणात्मक है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, 13वीं और 14वीं स्लाइड, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नीतियां। हाँ, मुद्राओं की बात करें तो डेनमार्क की क्रोन है, तुर्की की लीरा, आयरलैंड, इटली और यूनान की यूरो है, और कुवैत तथा ट्यूनीशिया की दीनार है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी हैं। विश्व आघात या ट्रॉमा दिवस 17 अक्टूबर को होता है। 31 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, सरदार पटेल की याद में, जो 2014 से शुरू हुआ। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। 1961 में स्थापना हुई और इसके 38 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्षों की एक लिस्ट है। 1975 महिला वर्ष था, 2015 मृदा वर्ष, 2023 बाजरा वर्ष, 2024 ऊंट वर्ष और 2025 ग्लेशियर संरक्षण वर्ष है। और पीडीएफ में एक जगह 1975 को चारागाह या पशुपालक वर्ष भी लिखा गया है। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है स्रोत में। हाँ, वो भी मेंशन करना जरूरी है। अब नीतियों की बात करते हैं। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसमें मिश्रित मॉडल था और उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया था। कुल 6 नीतियां आ चुकी हैं अब तक। यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में पारित हुआ था। ये 9वीं अनुसूची के अध्याय 14 में है। और आखिर में पौष अधिनियम का जिक्र है।
ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकता है। हाँ, और ये एनजीओ, कंपनियों और कॉलेजों पर लागू होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है इस पर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इसे राजनीतिक दलों पर लागू करने से मना किया है। हाँ, और पीडीएफ में इसका कारण ये बताया गया है कि वहाँ नियोक्ता और कर्मचारी मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का संबंध नहीं होता। देखिए, स्रोत में जो कानूनी तर्क दिया है, हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वही बता रहे हैं। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे, बस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पीडीएफ में है वो श्रोताओं के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरी तरह से कानूनी व्याख्या है। तो चलिए अब हम 15वीं और आखिरी स्लाइड पर आ गए हैं, जो हमारे आज के इस निष्कर्ष को समेटती है। हाँ, इसमें एक बहुत ही गहरा संदेश है। संदेश यह है कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सीखें। सब कुछ ठीक होने का इंतजार मत करो कि तब मैं मेहनत करूंगा। जब आप आज मेहनत करोगे तभी जीवन में सब कुछ ठीक हो पाएगा। समस्याओं का हल मेहनत है। मजबूत बने और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कितनी खूबसूरत बात है। तो दोस्तों, आज हमने इस गहन अध्ययन में मुगल वास्तुकला से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक सब कुछ डिकोड किया। बिल्कुल। जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। हमने आज इतनी ऐतिहासिक बातें की और फिर आधुनिक नीतियां भी देखी। विचार करने वाली बात यह है कि क्या हमारा ये आधुनिक प्रशासनिक ढांचा और कानून कहीं ना कहीं उन पुरानी ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का ही एक उन्नत रूप नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत ही उम्दा सवाल है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।